एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 5 जो है वो कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 4 लेक्चर्स इंडियन इकोनॉमी में कवर कर चुके हैं। उस डेटा को आप कंप्लीटली याद कर लेना, देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं सब यूनिट्स की प्लेलिस्ट जो है, जितनी भी मैंने कवर करवाई हैं वो सारी बनी हुई है। जैसे अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमी की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, वो सारी आप PYQ सीरीज और जितने भी आज तक क्लासेस कंप्लीट हुई हैं वो सारी आप कवर कर लेना, धीरे धीरे एग्जाम से पहले कर लेना। और अगर कोई भी डाउट हो तो वो बताना, ठीक है। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 से समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। उसके अलावा हम बहुत सारे जो छोटे छोटे आपके पॉइंट्स होते हैं ना, जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, SDG हो गया, HDI हो गया, और भी बहुत सारे हैं, उन सबसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा लिया गया है, PIB की जो साइट होती है वहां से लिया है। सो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखना कि इंडियन इकोनॉमी को आप याद कर लो, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाटा करके अगर आप याद करोगे तो एंड तक आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे कि बिल्कुल एंड टाइम में आप सब कुछ याद करने चलो तो फिर वो याद नहीं होगा और आपके ऊपर फिर बर्डन आएगा, एकदम से प्रेशर आएगा माइंड पे। लेकिन इस चीज को अगर आपको सही रखना है तो आप अभी से ही शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा डाटा जो है वो याद करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद today's lecture. India's GDP expected to grow between 6.3 to 6.8% in financial year 26. ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग कर लेना याद, ठीक है। इंडिया की GDP एक्सपेक्ट की गई है कि वो 6.3 से लेके 6.8% ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 26 में, ठीक है। रियल GDP एस्टिमेट्स कितना लिया गया है, 6.4% फाइनेंशियल ईयर 25। रियल GVA, क्वेश्चन ध्यान से देखना कि GDP पूछा है कि GVA पूछा है, हालांकि दोनों ही 6.4% है, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस वैल्यू एडेड। नाउ कैपेक्स ग्रोस at 8.2% in जुलाई-नवंबर 2024। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बोला गया है कि 8.2% से ग्रो करेगा, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या देखा कि 6.3 से लेकर 6.8 तक इंडिया की GDP, रियल GDP 6.4%, कैपेक्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 8.2%। याद करते जाएंगे साथ के साथ। उसके बाद रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन softened to 4.9% इन अप्रैल टू दिसंबर 2024। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारा कितना रहेगा, 4.9% के पास। इंडिया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कितना रहेगा, टारगेट अराउंड 4%। कितना टारगेट है कि अराउंड हमें किसके अराउंड रखना है, CPI इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 4% रखना है। ओवरऑल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें ड्यूरिंग द अप्रैल दिसंबर 2024, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो करेगा 6% से, ठीक है, ओवरऑल एक्सपोर्ट। लेकिन अगर हम इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात करें तो उसकी ग्रोथ है 12.8% ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर फाइनेंशियल ईयर 25, अप फ्रॉम 5.7% 24। कितना ज्यादा हुआ है हमारा, 5.7 से 12.8। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। ओवरऑल एक्सपोर्ट 6% और इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विसेज कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है, 12.8%। ध्यान रखना कि ओवरऑल का डबल जो है वो क्या है, हमारी सर्विसेज है, ठीक है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोस FDI इनफ्लो, ग्रोस हमारा FDI इनफ्लो इंक्रीज हुआ है 47.2 बिलियन से 55.6 बिलियन तक। मतलब ग्रोथ परसेंट कितनी हुई है, 17.9% हमारी क्या हुई है, ग्रोथ परसेंटेज हुई है। ओके, फॉरेक्स की अगर हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की एट USD 640.3 बिलियन एज ऑफ एंड ऑफ दिसंबर 2024, जो सफिशिएंट है हमारे 10.9 मंथ के इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए। एंड अप्रोक्सीमेटली 90% है हमारे किसका, एक्सटर्नल डेप्ट का, जो बाहर से उधार लेकर है उसका 90% के लगभग ये अमाउंट है। और 10.9 मंथ्स तक हम आराम से अपने इंपोर्ट्स की पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। याद हो गया यहाँ तक। उसके बाद अगर हम 11th पॉइंट की बात करें, कैपेसिटी एडिशन सोलर में और विंड पावर में इंक्रीज हुई है कितनी, 15.8%। क्वेश्चन से आते हैं और आपके इकोनॉमिक सर्वे के ही हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैपेसिटी एडिशन सोलर और विंड पावर में कितना इंक्रीज हुआ है, 15.8%। आगे चलते हैं। 12th पॉइंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो कितना है, एट 136% एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024, फार हायर देन चाइना। चाइना का 65% है, ब्राजील का 37% है और इंडिया का देखो 136% हमारा कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो है।
136%, चाइना का 65%, ब्राजील का 37%। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे एडवोकेट्स डीरेगुलेशंस टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन। डीरेगुलेशंस की रेगुलेशंस थोड़े से कम करनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। कंटिन्यूड स्टेप अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट 2 डिकेड्स के लिए, जो जरूरी है किसके लिए, एक हाई और सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए। उसके बाद देखते हैं 15 पॉइंट हमारा क्या कहता है कि 50,000 करोड़ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड लॉन्च टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग्स टू एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमईज के लिए 50,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड लॉन्च करेगा। 50,000 करोड़, ये अमाउंट जो है वो आप ध्यान रखना। ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर बोला गया है कि एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेड है कि कितना हमारा इंक्रीज होगा, ग्रोस एट 3.8%। 3.8% से किसमें इंक्रीमेंट होगी, हमारे एग्रीकल्चर में। उसके बाद अगर हम खरीफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि हमारा 1647.05 लाख मिलियन टन्स इंक्रीज होगा ऑफ 89.37 लाख मिलियन टन्स ओवर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से इतना ज्यादा, इस बार का याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 89 से 1647, ठीक है, ध्यान रखेंगे 89 से 1647, इतना भी याद रहेगा, बहुत है। खरीफ का फूड ग्रेन प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है कि इतना रीच करेगा। नाउ की ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ आर हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज। ये हमें पता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ के जो मेन हमारी जो ग्रोथ रेट हो रही है यहाँ पे वो किसकी वजह से, एग्रीकल्चर के अलावा जो और अलाइन एक्टिविटीज हैं, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक्स, फिशरीज, इनकी वजह से। इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला गया है कि कितना परसेंट ग्रो करने की बात की गई है कि 6.2% से ग्रो होगा, ये एस्टिमेट लगाया गया है 6.2% इंडस्ट्रियल सेक्टर। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर रजिस्टर्स एन एनुअल ग्रोथ रेट 15%। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर में कितना, 15%। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा फ्रॉम 29% टू 48%। शेयर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस फ्रॉम 62.6% टू 39.4% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15 एंड 22। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 29 से कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 48% जो है इंक्रीज होगा। उसके बाद अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है टू 3.2%। 6% से कितना डिक्लाइन हुआ है, कितना हो गया, 3.2%। टू 3.2% पे हम आ गए हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा 17-18 में था 6% और अब 23-24 में क्या बोला गया है, डिक्लाइंस टू 3.2%। नाउ हाफ हो गया लगभग। कोलैबोरेट एफर्ट्स बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड एकेडमी एसेंशियल्स टू मिनिमाइज एडवर्स सोसाइटल इफेक्ट, की जो एडवर्स एआई सोसाइटल इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो अगर आप कोलैबोरेटिव एफर्ट करोगे, सब मिलकर एफर्ट करोगे तो इन इफेक्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो होगी बाय 3.3% इन 2023। IMF projects global growth to average upon 3.2% over the next 5 years, which is modest. ये किसने कहा है कि निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि IMF के अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज अराउंड 3.2% क्या ग्रो कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सही है, एक मॉडेस्ट सही रेट दे रखा है। उसके बाद इस चीज को याद रखेंगे, समरी है ये, देखो जीडीपी ग्रोथ रेट बताया था 6.3 से 6.8% के लगभग। फिस्कल डेफिसिट 5.6% 23-24 का। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स 23-24 की कितनी है, 332.3। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें तो 3.2% 23-24। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी की बात करें तो 5.9%। 2021 में हमारा क्या था, नेगेटिव था, ये आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज होने के लिए आ सकता है। तो 2021 में हमारा नेगेटिव था, सबसे ज्यादा किसमें था, 21-22 में, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसमें था, 21-22 में, और 23-24 में कितना है, 5.9। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो 24-25 कितना एक्सपेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है, 634.6 यूएस डॉलर बिलियंस। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट 5.6, याद रहेगा ये सारी चीजें। उसके बाद आगे चलते हैं। As per the survey, the global economy exhibited steady yet uneven growth. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ लेना, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। नाउ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमने देखा ही है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या क्या पॉइंट्स है दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रो होगी मॉडेस्ट अराउंड 3.2% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। उसके बाद इन्फ्लेशन अक्रॉस इकोनॉमीज कमिंग डाउन, इन्फ्लेशन हमारा कम हुआ है।
उसके बाद ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस के बावजूद भी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बाकी कंट्रीज से काफी बेहतर है। ठीक है, डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होने के बाद भी इंडिया की जो रियल जीडीपी है वो ग्रो हो रही है 6.4% से इन 24-25। ठीक है, from an aggregate supply perspective as well as real gross value added is estimated to be grow by 6.4%। मेन जो हमारा डेटा है वो कितना है 6.4%। अगर ग्लोबली बोला गया है कि IMF ने क्या बोला है कि कितना परसेंट ग्रो करेंगे 3.2%। ओके, नाउ इन सर्वे highlights that despite global uncertainty, India displayed a steady economic growth rate. India's real GDP growth of 6.4% 25. From an aggregate demand perspective, private final consumption expenditure at constant price कितना estimated to be grow by 7.3%। लास्ट में मैं ये सारी चीजें आपको समराइज भी कराऊंगी। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट कांस्टेंट प्राइस 7.3%। Supply side, real gross value added estimated 6.4%, agriculture sector expected to be 3.8%, industrial sector estimated to be 6.2% and service sector is expected at 7.2%। ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चर सबसे कम है, फिर सर्विस है, फिर इंडस्ट्रियल है। एग्रीकल्चर 3.8, इंडस्ट्रियल 6.2 और सर्विस सेक्टर 7.2। ध्यान रहेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या है, कंस्ट्रक्शनल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज। ग्रोथ सर्विसेज में क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल, हेल्थ एक्टिविटी, ये सारी चीजें। ओके, नाउ ये हमने देख ही लिया है सारा कि रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन डाउन फ्रॉम 5.4% टू 4.9%। यस, ये सब चीजें देख ली है। नाउ Economic Survey 24-25 note that agriculture growth remains steady in first half with Q2 recording rate of 3.5% 24-25। ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट है हमारे प्रीवियस ईयर से, हेल्दी खरीफ की प्रोडक्शन है अबव नॉर्मल मॉनसून और एडुकेट रिजर्वियर लेवल है, मतलब हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं। टोटल खरीफ की प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन एस्टिमेटेड कितनी की है 1647, जो मैंने अभी आपको बताया इन लाख मैट्रिक टन्स, higher by 5.7% compared to the previous year। previous year में 5.7% थी और 5.7% ज्यादा है प्रीवियस ईयर से, और कितनी हो गई 1647। 89 to 1647 अभी याद करवाया था आपको, वही चीज है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू बाय 6%। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में एस्टिमेटेड टू बी ग्रू बाय 6.2%। ठीक है, फर्स्ट हाफ में 6% और एस्टिमेट किया गया है कि कितने से ग्रो होगा 6.2% से। ये Q1 का दे रखा है 8.3%, Q2, ये सारी चीजें ये आप पढ़ लेना। Despite various challenges, India's continue to register the fastest growth in manufacturing. PMI stated the survey. Latest manufacturing जो PMI है remained well within the expansionary zone driven by new business। मतलब तारीफ कर रहे हैं कि हम इतने सारे challenges के बाद भी आज भी हम continuously जो है वो grow कर रहे हैं, fastest growth कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ सर्विस सेक्टर्स के बारे में बोला गया है कि परफॉर्म करेगा वेल फाइनेंशियल ईयर 25 में। नोटेबल ग्रोथ Q1 एंड Q2 7.1% फर्स्ट हाफ अक्रॉस सब कैटेगरीज वेल परफॉर्म। बस वही बताया गया है कि इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ सर्ज टू 12.8%, वो 5.7% से ज्यादा है। ठीक है, पहले से ज्यादा है। नाउ बस अच्छा एक चीज और देखते हैं। Now, economic survey stated that growth process has been ably supported by stability in fronts such as inflation, fiscal health, external sector balance। अगर हम inflation की बात करें तो survey states that retail headline inflation, ये अभी हमने कर लिया है, वो सिर्फ पहले पॉइंट्स में दे रखा था, अब थ्योरी में दे रखा है। 5.4% रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन टू कितना है 4.9% इन दिसंबर 2024। फूड इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय CPI वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 7.5% टू 8.4%। स्टार मार्क कर देती हूँ मैं यहाँ पे। इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन विल ग्रेजुअली अलाइन विद द टारगेट ऑफ 4%। जो RBI और IMF का टारगेट है वो हम उसके साथ अलाइन कर लेंगे, जो कि कितना है 4%। ओके, नाउ अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP 3.2%, ये हमने देख लिया 23-24 का। उसके बाद ये सारी चीजें हमने पढ़ी ली है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें 5.6%, अभी हमने जो स्टार्टिंग में चार्ट किया था वो।
उसके बाद ये जो मैंने आपको पूरी थ्योरी दे रखी है, ये थ्योरी आप पढ़ लेना। अब हम चलते हैं आगे। देखो यहां से चीजें हमें याद करनी है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस, एज यू नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 ग्लोबल गोल्स हैं जो अडॉप्ट किए यूनाइटेड नेशंस ने कि हमें 2030 तक पूरे करने हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 112 आउट ऑफ 166, ओवरऑल इंडेक्स स्कोर 63.5%, स्पिल ओवर स्कोर कितना है 99.4%। ये चीज याद रखना, ठीक है। एसडीजीज इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया 112 आउट ऑफ भी याद रखेंगे 166 कंट्रीज, ठीक है। एसडीजीज इंडिया इंडेक्स 23-24 की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एसडीजी स्कोर फॉर द कंट्री इज 71 फॉर 23 एंड 24। पहले से इंप्रूवमेंट है, ठीक है। 2021 में 66 और 2018 में 57 और अब कितना है 71। स्टेट हमारी जो स्टेट है वो रेंज कर रही है किसके बीच में 57 से लेके 79 के बीच में। इंप्रूवमेंट है, पहले हमारी जो स्टेट्स थी वो रेंज करती थी 42 टू 69 के बीच में। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमारे कौन कौन से गोल्स में हुआ है? गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 8 डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन और गोल 15 लाइफ ऑन लैंड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ हमारी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। अब जो स्कोर है स्टेट्स का वो किसके बीच में लाई करता है 57 से लेके 79 के बीच में। ओवरऑल एसडीजी स्कोर फॉर द कंट्री कितना है 71 है, ठीक है। ये तीन चीजें यहाँ से। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें 2024 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई और उसने कहा कि इंडिया की रैंक 109 है आउट ऑफ 116 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 64%, ठीक है, विद अ स्कोर ऑफ 64%। 23-24 की बात थी। अब एसडीजी स्कोर था ये, इंडिया की रैंक कितनी है? एसडीजी स्कोर 71 और इंडिया की रैंक कितनी है 109, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि इंडिया के साथ उसकी नेबरिंग कंट्रीज भी दे दी और अब बोला कि इसे आपको क्या करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो हमसे पहले कौन कौन है उनको लिख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स 46 रैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे 46। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद कौन है? 61 भूटान, भूटान की क्या है 61। भूटान के बाद कौन है? चाइना, चाइना की कितनी है 68। चाइना के बाद कौन आ गया? श्रीलंका, ये क्रोनोलॉजी में याद कर लेना। श्रीलंका 93। श्रीलंका के बाद नेपाल, नेपाल की क्या है 95। मैचअप में भी आ सकता है इसलिए इसकी रैंक भी याद रखेंगे, ठीक है। नेपाल के बाद क्या है? श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद क्या बचा है? बांग्लादेश। नेपाल के बाद क्या आ गया? बांग्लादेश, बांग्लादेश हमसे पहले है। और बांग्लादेश के बाद कौन आ गया? इंडिया और सबसे लास्ट में पाकिस्तान, ठीक है। ध्यान रहेगा सबसे पहले यूएस के बाद भूटान, उसके बाद चाइना UBC, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद नेपाल SNBIP, BIP UBCSN, UB ने CS ली है N के साथ एंड दे आर बिपिंग, कुछ भी याद कर लो। US, भूटान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये सारे आपने पेपर 1 में भी करे होंगे, ये सारे के सारे याद कर लेना। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैच करने के लिए मैंने करवाया भी है, तो इस चीज को आप याद रखोगे, ठीक है। ये तो आपने ट्रिक्स वगैरह आपको बताई होंगी, बहुत सारे टीचर्स ने इसकी ट्रिक करवा रखी है। अब चलते हैं हम HDI पे। इंडिया हैज बीन रैंक 130th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 193 कंट्रीज एंड टेरिटरीज 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इसका टाइटल जो है वो भी याद रखना, अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। अब सबको पता है अब AI का जमाना है, तो इसी के ऊपर इसकी टैगलाइन है। कौन रिलीज करता है? UNDP करता है। इंडिया की HDI वैल्यू इंप्रूव हुई है फ्रॉम 0.676 इन 2022, 133 रैंक थी, कितनी हुई 2023 में 0.685, 130th।
मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में ही है हम आज भी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एचडीआई रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, मैंने करवाया भी है। अब अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज, देखो जो हमारी साउथ सूडान है वो तो सबसे लास्ट में है, 193 में है, सब 130 पे इंडिया है, टॉप पे आइलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड, INS, आइलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ये क्या है, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, चाइना, चाइना की देख लेना 8th रैंक। अच्छा, ये क्या बोल रही हूँ, दोनों की सेम रैंक है, ये मैंने हटाया क्यों, ठीक है। ये आपने देखा ही होगा इनके ऑफिशियल साइट्स पे, इंडिया की रैंक 130, आइलैंड ने टॉप किया है, हमेशा ही करता है, साउथ सूडान बॉटम पे है 193। अब क्या क्या हाइलाइट्स हमें यहाँ से लेने हैं, देखो सबसे पहले जो क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स हो गई है, 58.6 1990 से लेके अब कितनी मानी गई है, 72 ईयर्स। गवर्नमेंट के बहुत सारे आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे, वो सारे इसके मेन, पोषण अभियान, ये सब चीजें जो चल रही है, एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें जो भी पॉलिसीज चल रही है। एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग 8.2 ईयर्स से लेके कितनी हो गई है, 13 ईयर्स एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग। इम्प्रूव्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72, एडवांसमेंट एजुकेशन में एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग 13, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन में GNI ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा राइज हुआ है 4 टाइम्स, $2167 से कितना हो गया है, 9046, ध्यान रखना ये टर्म, 2167 से कितना हो गया, $9046 इंप्रूवमेंट हुई है हमारी। उसके बाद चलते हैं इंडिया के नेबर, देखो SDG में हमने नेबर याद करें, HDI में नेबर याद करने हैं, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है, 130th है। चाइना, श्रीलंका, भूटान, यहाँ पे भी चाइना, श्रीलंका, भूटान तीनों ऊपर है, रैंक अबव इंडिया। बांग्लादेश की ही 130 है, जितनी हमारी उतनी ही बांग्लादेश की है। हमसे नीचे कौन है, नेपाल, म्यांमार, NMP, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, हमसे ऊपर CSB, और हमारे साथ B बांग्लादेश। भूटान हमसे ऊपर है, ठीक है, बांग्लादेश हमारे बराबर है, ध्यान रखना। पाकिस्तान तो हर जगह नहीं चाहिए, इसका तो कुछ बात ही नहीं है। नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ इकोनॉमी कि अब as you know in 2025 India's economy is projected the fourth largest globally, exceeding the nominal GDP of Germany, France and UK, ठीक है। GDP में रैंक 4th, नॉमिनल 2025, थर्ड करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, नॉमिनल के बेसिस पे हमारी 4th रैंक है। अगर हम IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट देखें एज ऑफ अप्रैल 2025, तो सबकी इकोनॉमी की जो अमाउंट है वो गिवन है, ठीक है। सबसे टॉप पे US, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर इंडिया। देखो ये सबको पता होगा, ये टॉप क्वेश्चन है जो अभी कितने 4-5 दिन, एक हफ्ते से घूम रहा है। मैंने आपको बहुत पहले भी टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दिया था कि इंडिया सून गोइंग टू ओवरटेक जापान, और वो हो गया, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये ध्यान रहेगा। इसके बाद वाले भी याद कर लेना, UK, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राजील, ये सबको पता है। और गड़बड़ हो सकती है कि आपको इनमें से ऑप्शन दे दे, फिर अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। जापान, उसके बाद UK, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इटली, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ब्राजील, ठीक है। टॉप की सबको पता है, एक बार लास्ट की भी ध्यान में रखना। उसके बाद हम चलते हैं GDP बाय सेक्टर के हिसाब से। एग्रीकल्चर 17.7, इंडस्ट्री 27.6, सर्विसेज 54.7, ये क्वेश्चन भी परसेंटेज के साथ आ चुका है पेपर में। कंपोनेंट्स की बात करें, ये मैंने आपको पहले जब बजट करवाया, वो सर्वे करवाया था नहीं, RBI की हैंडबुक, तब भी मैंने ये करवाया था, रिवाइज करा देते दोबारा। सबसे टॉप पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा, उसके बाद है गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है इंपोर्ट्स नेगेटिव में है, और एक्सपोर्ट्स हैं 22.6, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 9.3%, ठीक है। या हल्का बहुत ध्यान में रखना बस कि ये परसेंटेज है। अब इंडियन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू अचीव अ ग्रोथ ऑफ 6.5% इन फिस्कल ईयर 25 डिस्पाइट कंसिडरेबल एक्सटर्नल हेडविंड्स। इंडियन इकोनॉमी में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम अचीव कर पाएंगे। एस्टिमेट किया गया है कि हम कितनी ग्रोथ ले पाएंगे, 6.5% की। रिटेल इन्फ्लेशन 3.6% हमने कर ही लिया।
और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको पूरा अच्छे से कर लेना, इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन फ्रॉम 6.5% टू 6.4% अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अलग है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग अलग है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाता है कि आपको किसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा पूछा गया है। अब सेकेंड एडवांस एस्टिमेट की बात करें तो नेशनल इनकम फाइनेंशियल ईयर 25, इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी ग्रो बाय 6.5%, यही है। ग्रोस वैल्यू एडेड 6.4%, हमने ऑलरेडी कर ही लिया। ड्यूरिंग दिस ईयर करंट जीडीपी एंड जीबीए एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो बाय 9.9 एंड 9.5%। करंट पूछा जाए तो करंट जीडीपी 9.9, करंट जीबीए 9.5। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की पूछी जाए कि ग्रोथ कितनी परसेंट मानी गई है, 4.6%, 2.7% से। और खरीफ और रबी क्रॉप्स हमें पता ही है कि इसमें क्या हुआ है, हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई है। एक बार यूजीसी का पेपर हो जाए फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कहाँ हमने कितना ज्यादा टाइम्स जो है वो प्रोडक्शन किया है एग्रीकल्चर में। अब इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। अगर हम बात करें इन वेरियस ग्लोबल इंडेक्सेस रिलीज्ड इन 24 एंड 25, इंडियाज रैंकिंग वेरी, हर एक जगह हमारी अलग अलग रैंकिंग है। सबसे पहले एग्जांपल के लिए ग्लोबल पीस इंडेक्स की रैंक में हमारी रैंक क्या है, 116। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, 159। एचडीआई में कितनी है, 130। ग्लोबल पीस इंडेक्स देखो, याद कैसे रहेगा, पीस, शांति चाहिए तो सब लोग क्या होने चाहिए, बराबर, तो 116। ठीक है, 1 एक और एक 11, सब लोग बराबर होंगे, ये भी एक है ये भी एक है, तो हमारे पास क्या रहेगी, शांति रहेगी, याद रहेगा। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की अगर हम बात करें 159 में है। प्रेस में वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में हम बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे हैं, वो कितनी है हमारी, 159 है। और एचडीआई तो सबको पता है 130। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स 116, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 159, एचडीआई 130। हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स कैसे याद रहेगा, 0, कुछ नहीं है हमारे पास, 0 कुछ खाने के लिए नहीं है, 0 बीच में है, 107। ठीक है, 7 लोगों को खाना खिलाना है और हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, 40, और इनोवेशन में भी हमारी क्या है, 40, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, कॉम्पिटिशन और इनोवेशन 40 रैंक। हैप्पीनेस 126, हैप्पीनेस में 126, और जेंडर गैप में 129। ठीक है, हैप्पीनेस में कितनी है, 126, और जेंडर गैप में कितनी है, 129। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है, एनर्जी में 63, 6 का आधा, मतलब हम जितनी एनर्जी, मान लो कि हम जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसकी हम आधी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 6 का हाफ 63। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, 180। इन्वायरमेंट में हमारी रैंक क्या है, 180। सारी रैंक याद हो गई। पीस, पीस कब होगा, 116, एक और एक सेम चीजें होंगी। प्रेस 159, डेवलपमेंट 130, ये सबको पता है। हंगर इंडेक्स 107, कंपटीशन में 40, इनोवेशन में 40, हैप्पीनेस में 126, जेंडर गैप 129। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारे पास जितनी हम कर पा रहे हैं उससे आधी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 63। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180। ओके, नाउ ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ये सारा आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये सारा का सारा डाटा आपको वैसे भी अगर साइट ओपन करोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको याद करवाना कैसे है। अब IMF प्रोजेक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ टू बी मच लोअर एट 2.8% इन 25 एंड 3.3% इन 26, ऐसा IMF ने प्रोजेक्ट किया है। अब उसकी प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला है उन्होंने, इनकी प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, तो इंडिया की देखो 6.5%, हमें ये पता है सबसे ज्यादा। अगर आप कोई भी देश देख लो, यूएस देख लो, जर्मनी देख लो, जर्मनी नेगेटिव में है, ये रैंकिंग में आ चुका है ये क्वेश्चन भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग आपको जो है ग्रोथ प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग कंट्रीज को ना रैंक करना है, तो सबसे टॉप पे देख लेना इंडिया होगा। इंडिया के बाद अगर हम देखें तो एक तो रशिया है, और एक सब सहारन अफ्रीकन है, और एक लो अमर्जिंग मार्केट, छोड़ दो इसे। क्या है हमारा, रशिया इंडिया के बाद। ठीक है, ओह रशिया कैसे, चाइना महाराज जी तो रह गए। इंडिया के बाद चाइना 5, और चाइना के बाद है रशिया। ठीक है,
और लास्ट में अगर हम देखें तो नेगेटिव में कौन है, जर्मनी नेगेटिव में है, इसको ध्यान रखना। और उसके बाद क्या हो गया, ब्राजील 3.4, नाइजीरिया 3.4, वाओ वाओ वाओ। उसके बाद बस रशिया के बाद ये ब्राजील, ब्राजील और ये सब सहारन अफ्रीकन भी रशिया के साथ ही है, सब सहारा, बट ये ऑप्शन में आएगा नहीं। ब्राजील और ये नाइजीरिया, नाइजीरिया भी नहीं आएगा, ब्राजील आ जाएगा, पर नाइजीरिया भी आ सकता है क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये सबसे लास्ट में आएगा, बट है नहीं। देख लो नाइजीरिया भी 3.4% है, जबकि मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशियन में। और सबसे लास्ट आप ध्यान रखना अपने जर्मनी को, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से बता रही हूँ, फोर्स दे रही हूँ कि इन डेटा को, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस रैंकिंग याद करनी है, क्रोनोलॉजी में याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखें, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शंस क्या क्या, ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की क्या प्रोजेक्ट की गई, 3%। एडवांस्ड इकोनॉमी की क्या बोली गई, 1.5%। और एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की कितनी, 3.9%। ऐसा ग्रोथ प्रोजेक्शन किया गया है। अब देखो ये तो है हमारी ग्लोबल इकोनॉमीज, ये हमारी एडवांस्ड इकोनॉमीज है ना, ये सारी यूनाइटेड स्टेट और ये जापान वपान यूके व्यूके। अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज में ये सारी आ गई। एमर्जिंग मार्केटिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में, एमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशियाज में चाइना इंडिया, डेवलपिंग यूरोप में रशिया, लेटिन अमेरिका और कैरिबियन में ब्राजील मैक्सिको, फिर मिडल ईस्ट में ये सब सहारन में नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाती है लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी भी 4% के लगभग बता रहे हैं। अब अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी 3%, एडवांस्ड इकोनॉमी 1.5% और एमर्जिंग 3.9%, ये ध्यान रहेगा। IMF की रिपोर्ट है, आपने देख भी ली होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 क्वेश्चन इस पे भी आ चुका है। अगर हम न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो इसका एम है टू इंक्रीज कंट्रीज एक्सपोर्ट टू US 2 ट्रिलियन बाय 2030, की कंट्री का एक्सपोर्ट जो है, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने बोला है कि कितना हो जाना चाहिए, 2 ट्रिलियन। 4 टाउन है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। जब आपने ये HPSC का स्क्रीनिंग का पेपर दिया होगा ना, तब भी ये ट्रेड पॉलिसी का टॉपिक था, वो याद किया होगा, उसमें भी आपने देखा होगा। फरीदाबाद, जिसने दिया होगा, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 कौन से नए टाउन जो हैं वो बनाए गए हैं, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ऑलरेडी 39 टाउन्स हैं, लेकिन उसके अलावा ये 4 नए टाउन जो हैं वो ऐड किए गए हैं। और ये इंडिया को हेल्प करेगा टू बिल्ड अ स्किल्ड मैन पावर पूल जो कैपेबल होगी टू सर्व अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बिफोर 2030 से पहले, ठीक है। अब की अप्रोचेस हमारी क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। 4 की अप्रोच है हमारी, सिर्फ 4 पिलर्स है जिसके ऊपर नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिपेंड है। सबसे पहले हमें शिफ्ट होना है इंसेंटिव टू रेमिशन, ऑप्शन में आ सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है थ्रू कोलैबोरेशंस, एक्सपोर्टर्स के साथ कोलैबोरेट करो, स्टेट्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, इंडियन मिशंस जो हैं उनके साथ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, ये मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये अपना जब HPSC का स्क्रीन रिटर्न वाला पेपर होगा ना, उसमें आएगा ये क्वेश्चन, मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगी, मैंने खुद बनाए थे, बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इनिशिएटिव्स। एमर्जिंग एरियाज जैसे कि फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हमने अभी देखा 4 एक्सपोर्ट्स हब बनाने हैं, एक्सेस करना है डुअल हाई एंड क्वालिटीज को स्कोमेट पॉलिसी को यूज करके, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, स्कोमेट पॉलिसी फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। 4 एरियाज पे काम करना है। इंसेंटिव टू रेमिशन, इंसेंटिव मैं याद करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। इंसेंटिव टू रेमिशन पिछली बार नहीं आया था, इस बार आ सकता है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, कि कोलैबोरेट करो, देखा होगा ना, कोलैबोरेशन तो नाम सुना ही होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ई एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स को प्रमोट करना है, ठीक है, ई कॉमर्स को प्रमोट करना है, कॉमर्स पॉलिसी लेके आनी है। ये 4 चीजें, 4 पिलर्स हैं न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। उसके बाद अगर हम बात करें फिस्कल सेक्टर की, इंपॉर्टेंट है। बजट एस्टिमेट्स 25-26 के अकॉर्डिंग टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, 34.96 एंड 50.65 रिस्पेक्टिवली। टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स 34.96 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 50.65, रिसिप्ट्स 34, एक्सपेंडिचर 50.65। फिस्कल डेफिसिट्स 4.4% ऑफ GDP और रिवाइज्ड कितना किया है, 4.8%, ठीक है। पूछा जाएगा कि एस्टिमेटेड कितना है और रिवाइज्ड कितना है,
ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कितने हैं, क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एस्टिमेटेड 4.5%, रिवाइज एस्टिमेट्स कितने हैं, तो वही बताना है। कैपेक्स एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़, 3.1% है जीडीपी का। ये पूछा जा सकता है कितना परसेंट है जीडीपी का, 3.1% है जीडीपी का। नाउ ये मैंने आपको शेयर भी किया था, एज इट इज याद कर लेना, क्रोनोलॉजी में भी याद कर लेना। कैसे याद करोगे, देखो अगर हम बात करें दोनों ही साल में, अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के बाद है रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट के बाद है आपका प्राइमरी डेफिसिट, और लास्ट में है आपका इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ध्यान रहेगा, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, एफआरपी, फिस्कल, रिवेन्यू और प्राइमरी, और फिर लास्ट में है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। ध्यान, ये भी परसेंटेज भी ध्यान रखनी है। फिस्कल डेफिसिट 4.8, 4.4, रिवेन्यू डेफिसिट 1.9, 1.5, प्राइमरी डेफिसिट 1.3, 0.8 और इफेक्टिव रेवेन्यू 1 से 0.3। ठीक है, नाउ अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से ज्यादा आ रहा है, इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा जो आता है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज से आता है। क्वेश्चन में ये नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन में जहां से आता है ये इनकम टैक्स, जीएसटी ये दिया जाता है, तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स सबसे पहले, जैसे बोरिंग एंड लायबिलिटीज हमने रख लिया 24, उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बाद क्या आएगा आपका जीएसटी, जीएसटी के बाद क्या आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद क्या आएगा आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम और फिर नॉन डेब्ट कैपिटल। ठीक है, याद रहेगा, एज इट इज क्रोनोलॉजी याद कर लेना। सबसे पहले बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज सबको पता है, उसके बाद आपका क्या है इनकम टैक्स, उसके बाद क्या है जीएसटी, बिग BIG, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स आ रहा है, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के बाद आपकी यूनियन एक्साइज, उसके बाद कस्टम और उसके बाद नॉन डेब्ट कैपिटल, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, CNUC, ये तो याद भी हो जाएगा, इसके लिए कुछ जरूरत तो है नहीं। अब रुपीज गोज टू, पैसा कहाँ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा पैसा है, अगर हमने बोरोइंग्स की है तो सबसे ज्यादा पैसा भी तो इंटरेस्ट के पेमेंट में ही जाएगा, सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट के पेमेंट में जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले स्टेट शेयर्स देती है, स्टेट को शेयर देती है टैक्स में। 15th और 14th फाइनेंस कमीशन जो है वो अच्छे से याद कर लेना, दोनों में डिफरेंस याद कर लेना। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन में क्या था, 14th फाइनेंस कमीशन में क्या था। तो सबसे ज्यादा जो जाता है वो स्टेट्स के पास शेयर जाता है टैक्स का। उसके बाद जो जाता है वो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड नंबर पे। इंटरेस्ट पेमेंट के बाद जो आपकी अमाउंट है वो जाती है सेंट्रल स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर्स जो आपकी स्कीम होती है उसके ऊपर। उसके बाद देखो, अब फाइनेंस कमीशन है, अदर ट्रांसफर भी 8, डिफेंस भी 8 है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी 8 है, अदर एक्सपेंडिचर्स भी 8 है। तो लास्ट में हमें पेंशन और मेजर सब्सिडीज, इनको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में आपकी पेंशन है और पेंशन से ऊपर है आपकी सब्सिडी, सब्सिडी पेंशन, ये दो चीजें लास्ट में है, और सबसे ज्यादा आपकी स्टेट शेयर है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। ठीक है, और लास्ट में आपकी क्या है पेंशन है, पेंशन 4 और सब्सिडी 6, याद रहेगा। ठीक है, यस, लास्ट में हम कर लेते हैं इन्फ्लेशन, इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। इन द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, RBI ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड रियल GDP ग्रोथ 6.5%, रिटेल इन्फ्लेशन हमारा कम होगा, रिटेल इन्फ्लेशन बाय CPI डिक्लाइन फ्रॉम 5.4 to 4.6, कोर इन्फ्लेशन excludes volatile food fuel items also it from 4.3 to 3.5, core inflation 3.5, retail inflation 4.6, GDP growth 6.5, food inflation captured by consumer food price index decline 7.5 से कितना हो जाएगा 7.3। ये सारे जो हैं डेटा वो आप याद कर लोगे। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी चीजें रह रही हैं,
लेकिन एक साथ इतनी सारी चीजें याद नहीं होंगी और कोई मतलब भी नहीं है एक ही सारी इतनी सारी चीजें याद करने का। जितना कराया जाता है उतना साथ के साथ याद करा करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और एग्जाम्स में नंबर नहीं कटवाने हैं, चाहे वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन है चाहे इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से तो नंबर कटवाना ही मत, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको किसी तरह याद करवा दो। देखो अगर आपने थ्योरीज अच्छे से की हैं तो थ्योरीज के क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन ये तो सबके लिए बराबर है ना, सबको ही रटना है, सबको ही याद करना पड़ेगा, तो सब यहाँ पे सबका लेवल सेम है। लेकिन जहां तक थ्योरीज की बात होती है कि किसने पहले से कितनी अच्छी पढ़ रखी है, वहां पे कंपटीशन अलग होता है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन सबका बराबर है, कोई याद नहीं रखता, सारी चीजें नहीं होती है, सबको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ गलती मत करना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।